हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडविल आर्ट्स क्लासेस। मैं नीति मौर्य आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। और आज की क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स की क्लासेस एनसीईआरटी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका टाइम पीरियड होगा 1947 से लेकर के 1990 ईस्वी तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो मैं बच्चों से बोलना चाहूंगी कि वो जो भी अपने बुक्स हैं या नोट्स हैं वो उसको लेकर के बैठ जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी आप उसको लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर खोलना है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को मिस करते हैं या फिर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो जो भी आने वाले चैप्टर्स होंगे शायद आप उससे बेहतर तरीके से रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बेसिक चैप्टर है। इससे हमें ये समझ आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आजादी के वक्त पे क्या थी, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया गया था उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी राजनीतिक सामाजिक लोगों के मन पे क्या प्रभाव पड़ा था, हमारा देश किस स्थिति में था, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप अपनी बुक खोलें और उसमें आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन में रहा था, जिसकी शुरुआत लगभग 1757 ईस्वी में हुई थी प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई थी। और कहीं ना कहीं उस समय से बंगाल के साथ साथ अन्य जो राज्य थे भारत के, वो ब्रिटिश के अंतर्गत आ गए थे। तो उसमें हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बेसिकली हम इस क्लास में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक आसान भाषा में आपको एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें है कि मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है जो बहुत अच्छी चल रही है और उसको आपको उस दुकान से काफी मुनाफा हो रहा है, लेकिन कोई इंसान बाहर से आता है और आपकी दुकान पर जबरन आपका अपना अधिकार कर लेता है, और जितना भी मुनाफा हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो वही सेम स्थिति जो हुई थी वो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी हुई थी। जब ब्रिटिश भारत आए थे, उनका मेन पर्पस, उनका मेन जो मुद्दा था, जो मेन जो पर्पस था, वो क्या था? यहाँ से व्यापार करना था। लेकिन जब उन्होंने भारत की स्थिति को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के बारे में जानना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि हमारे देश में एकता नहीं है, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे हमारी चीजों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो सेम जो ये स्थिति यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप उससे समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया और फिर उसका जो भी शोषण करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, जिसका नाम है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, या फिर औपनिवेशिक शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब कोई बहुत ही विशाल या शक्तिशाली या बड़ा देश किसी कमजोर, कम विकसित, अल्प विकसित देश पर अपना अधिकार कर लेता है, यहाँ पर अधिकार जमाने से यहाँ पे अधिकार जमाने से मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, या फिर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, या फिर हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था है, हमारे जो राजा महाराजा उस समय पे रहे होंगे, उनके जिलों पे या फिर उस शहर पे या उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पे अपना अधिकार जमा लेना। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं उसको हम वन बाय वन करके पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो मुख्य रोजगार है, जहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी कि कम से कम आजादी के समय जो स्थिति थी, उस समय पे 80% जनसंख्या जो थी किस पे निर्भर करती थी? वो कृषि पर निर्भर करती थी। तो अंग्रेजों का जो मुख्य टारगेट था, जो उन्होंने सबसे पहले जो अधिकार किया, किस पे किया बच्चों? हमारी कृषि पे करना शुरू किया। तो क्योंकि हमारी जो आबादी थी उसका अधिकांश बोला जाए तो कम से कम 80% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर और उसके द्वारा किए गए कामों पर निर्भर करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने खेती को भी अपने हित में बदल दिया। यहाँ पे अपने हित में बदलने से मतलब है कि उन्होंने उन अनाज का या फिर उन फसलों का उत्पादन करने के लिए हमारे किसानों को प्रताड़ित किया, उन्हें जबरदस्ती जबरन किया। कहा गया कि आप नकदी फसल जैसे कि नील, कपास, गन्ना, अफीम, चाय, इन सब का उत्पादन करिए, क्योंकि इनका उत्पादन अगर हमारे भारतीय किसान अपनी जमीन पे करेंगे तो ये जो यहाँ से उत्पादन किया गया जो पक्का सामान है या जो अनाज है वो कहाँ जाके बेचेंगे बच्चों? या तो वो अपने देश में बेचे महंगे दामों पे, जिस
लाभ उन्हें ही बस मिले, बाकी हमारे किसानों को कुछ ना मिले। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। दूसरा जो था, नकदी फसलें होती है जिनको बोलते हैं व्यापारिक फसलें भी, जिनको बेचने पे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरा जो हमारा था वो था हमारा खाद्यान्न, जिसमें खाने पीने की चीज, जिसमें कि गेहूं, चावल, दाल, बेसिक चीजें होती हैं। ये हर भारतीय, हर इंसान, हर सब आप सब डेली अपने जीवन में खाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो था खेती, इनकी जो खेती थी वो कम हो गई थी। और खेती किसान जो थे किस चीज की ज्यादा कर रहे थे, जिससे ब्रिटिश को लाभ हो, वो था आपका नील, कपास, गन्ना, अफीम इत्यादि। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप इस टॉपिक को बेहतर समझ पाएंगे। इसमें है कि अगर आप अपने परिवार और गांव वालों के लिए गेहूं, चावल या कुछ भी किसान अगर उगा रहा है, जैसे कि हम सब जो खाना खाते हैं वो भी किसानों के द्वारा उगाया गया अनाज ही होता है। ठीक है, तो अब उससे मजदूरी में नील या कपास उगाना पड़ रहा था ताकि अंग्रेज अपने कारखानों में कपड़ा बनवा सके। यहाँ पे एक चीज और है जानना, वो आप जान लीजिए कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, बेसिकली वो इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन कहीं कहीं रहते थे। तो वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज्यादा ठंडा होता था। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लैंड में जो औद्योगिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप्ड थी, लेकिन वहाँ पे मशीन थे, कारखाने लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे वो कपास या जो गर्म फसलें थी जिसको बोलते हैं कपास, रुई, कॉटन, हाँ, उन सब का उत्पादन आपके इंग्लैंड में नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ का वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं था। तो वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ने क्या किया कि हमारे किसानों को हवाई जलवायु अच्छी थी इनके उत्पादन के लिए, तो उन्हें हमें फोर्स किया गया, जबरन आपको कहा गया कि आप अपनी जमीन पे कपास, ऊन, रुई ये सब का उत्पादन करिए ताकि उससे जो कपड़ा बने वो अपने ब्रिटिश मार्केट में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कहीं भी जाकर के अपने बाजार में सामान बेचे और उसका मुनाफा वो खुद रखे, हमारे किसानों को, हमारे लोगों को कुछ ना मिले। उसके बाद कृषि पर भारी बोझ था, बिल्कुल भारी बोझ था बच्चों, क्योंकि आजादी के समय या उससे पहले भी हमारे देश में जो लोग थे वो किस पे निर्भर करते थे, वो कृषि पर निर्भर करते थे। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, फैक्ट्री नहीं थी, कारखाना नहीं था और कुछ काम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे जो कर सकते थे। तो इसलिए जो कृषि पर बोझ था वो बहुत ज्यादा था। कृषि पर बोझ का मतलब ये है कि जो जनसंख्या थी वहां पे जो दबाव था वो कृषि पर सबसे ज्यादा था। यानी कि कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि एक जहाँ पे अगर एक खेत में काम करने के लिए 10 लोग की जरूरत है तो वहाँ पे 15-20 लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि पे बोझ जरूरी था क्योंकि लोगों को खाना, जीवन जीने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। और रोजगार के जो अन्य साधन थे वो भी विकसित नहीं किए गए थे। यहाँ पे रोजगार के अन्य साधन से हमारा मतलब है, हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे कि आप दुकान लगा सकते हैं या फिर कुछ आप अलग से काम कर सकते हैं, आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा हमारे पास अंग्रेजों के द्वारा विकसित नहीं की गई थी, ना ही हमारे खुद के देश में थी उस टाइम पे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि छोटी सी गाड़ी पर ज्यादा सामान लाद दिया जाए तो गाड़ी टूट सकती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर हम किसी चीज को ओवरलोड कर देंगे, या कोई टेबल ही रखा या कोई चेयर ही रखा, अगर हम उसे ओवरलोड कर देंगे तो वो टूट जाएगी, उससे सामान गिर सकता है। सेम स्थिति हमारे भारतीय किसानों की थी। जो कृषि था उस पर बहुत ज्यादा लोगों का बोझ था क्योंकि जीवन यापन करने के लिए लोग कृषि कार्य ही कर सकते थे। उनके अलावा ना ही उनके पास कोई सुविधा थी, ना ही कोई चीज उन्हें आती थी, या इतने स्किल लोग नहीं थे कि वो कुछ और काम कर सकते थे। तो तीसरा पॉइंट है वो है अत्यधिक निर्धनता और भूखमरी। यहाँ पे निर्धनता का मतलब गरीबी। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास जो बेसिक जो जीवन जीने के लिए था उसमें बस हम खाना, अनाज उगाते थे, वही खाते थे, ना ही पढ़ने के लिए बहुत सुविधा नहीं थी या फिर और चीजें भी वहाँ पे नहीं थी। तो अंग्रेजों ने किसानों से भारी लगान लेना शुरू कर दिया। उसका सबसे पहले अच्छा, जो उस समय पे जो स्थिति थी उसमें जो किसान गरीब थे, अपना जीवन यापन सारी तरीके से करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो उनका टैक्स सिस्टम शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ कि पैसा वो किसान कमा रहे थे उन्हें अंग्रेजों को टैक्स के रूप में एक भारी रकम 60-70% उन्हें अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जिससे किसानों के पास या और भी जो लोग थे उनके पास बहुत कम पैसा बच पा रहा था। और दूसरा ये था बच्चों की जो भी अनाज उगाया जा रहा था उसे किसान जो थे वो अंग्रेजों को उन्हें बेचना, जमींदारों को बेचना पड़ता था बहुत कम दाम पे, जिससे भी क्या हो रही थी, भूखमरी या अकाल की स्थिति भी पैदा हो रही थी। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद होगा बंगाल में जो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 1876-78 का अकाल और उसके अलावा 1943 का बंगाल का अकाल, जिसमें लाखों लोग मर गए थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज, गेहूं, चावल, दाल भी नहीं था। तो बहुत ही खराब हालत थी। उसके बाद देख लेते हैं कि औद्योगिक पिछड़ापन था, बिल्कुल था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और हम शुरू से इस चीज पे डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना खराब
हालत होने का जो रीजन था वो यही था, क्योंकि हमारी जो निर्भरता थी, जो हमारे जो लोग थे वो कृषि पर ही निर्भर थे। उसका दूसरा रीजन ये भी था क्योंकि हमारे पास औद्योगिक नहीं थी, मतलब कि हमारे पास कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाना नहीं था जहाँ पे लोग रोजगार के लिए जा सके और जहाँ पे लोग काम कर सके। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले क्या थी, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध थे। बच्चों आपको पता है कि हस्तशिल्प क्या होता है, जिसमें हम हाथ से कपड़ों पे बुनाई करते हैं। ठीक है, तो वो हस्तशिल्प कहलाता है। तो भारत में ये व्यापार जो था, मतलब ये जो उद्योग था, कपड़ा उद्योग, सूती, मलमल जो भी थे, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए थे और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत आती है तो उन्होंने क्या किया कि इन उद्योगों को भी अपने फायदे के लिए बर्बाद किया। कैसे बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब क्या कर रहे थे वो, मशीन मेड सामान, यानी कि मशीनों से निर्मित कपड़े को जो बहुत जल्दी बन जाते थे हाथ के मुकाबले में, उन्हें भारतीय बाजार में ला करके बेचना शुरू कर दिया था। जिससे क्या हुआ कि लोग जो थे उस कपड़ों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हुए और भारत में बने हुए हस्तशिल्प के कपड़े, जो सूती कपड़े थे और मलमल के जो कपड़े थे, उनकी डिमांड यहाँ के मार्केट बाजार में कम हो गई। दूसरा उसका रीजन ये था कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी, जो अपने कपड़े, मशीन से बने हुए कपड़े यहाँ बेच रही थी, उसकी कीमत कम थी और उसका पूरा का पूरा फायदा ब्रिटिश सरकार को जा रहा था, भारतीयों को उससे कुछ नहीं मिला था। तो हम अगर ये कहें यहाँ पे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा करके अपने देश में वहाँ पे कपड़ा बनाया और फिर वापस ला करके हमारे मार्केट में ही हमें ही बेच दिया, तो कहीं ना कहीं जो पूरा नुकसान था वो हमारा हो रहा था। और अगर पैसों का नुकसान होता तो उससे किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था का ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ढाका, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो उस समय पे जो बांग्लादेश था वो भारत का पार्ट था, तो उस समय पे ढाका में मलमल जो है, जिसको बोलते हैं मुस्लिन क्लोथ भी बोलते हैं बच्चों, बहुत मशहूर था। लेकिन ब्रिटिश मशीनों के कपड़ों के कारण उसका उत्पादन भी खत्म हो गया। मैंने आपको अभी बताया है कि ब्रिटिश जो मशीन मेड क्लोथ थे, जो मशीनों से द्वारा निर्मित कपड़े थे, वो भारत के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया कम कीमत पे। तो उससे क्या हो गया, मुस्लिम जो क्लोथ था, बहुत ही चिकना, अच्छा स्मूथ कपड़ा होता है और बहुत महंगे दाम में बिकता है, तो लोगों ने उसे खरीदना कम कर दिया और वो विदेशी कपड़ों को खरीदना शुरू कर दिया। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि विदेशी व्यापार का एक तरफा स्वरूप। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक तरफा स्वरूप का मतलब कहने से ये है कि भारत जो था विदेशों के लिए कच्चा माल का निर्यातक देश था। मतलब कि यहाँ पे कच्चा माल से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि कच्चा माल जैसे कि आपको चीनी बनाने के लिए शुगर केन चाहिए, सूती कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए, तो वो सब चीजें जो थी वो कहाँ से अंग्रेजों को मिल रही थी, वो हमारे यहाँ से वो ले जा रहे थे, जिसपे कपास है, आपका जूट है, मसाले हैं। मसालों का तो बहुत ज्यादा व्यापार बहुत पहले से भी हो रहा था। चाय है, अफीम है, ये सब क्या था, हमारे देश से कच्चा माल के रूप में बाहर भेजा जाता था। और ब्रिटेन क्या करती थी, इन चीजों का मशीनों से और तैयार माल भारत में आता था और जिसके वजह से भारत का उद्योग विकसित नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि जितनी चीजें हमारे देश में हो रही थी, ब्रिटिश जो क्या कर रही थी, हमारे देश में बनी हुई चीजों का ही प्रयोग करके वापस हमें ही चीजें ला करके फिनिश प्रोडक्ट बेच दिया करती थी, जिससे कि हमारे देश के व्यापार के, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि गांव से कोई आदमी लकड़ी लेकर शहर में बेच देता है और वही आदमी उसी लकड़ी से बनी कुर्सी हमें महंगे दाम पर बेच देता है। एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मैंने क्या किया कि मेरा लकड़ी का एक पेड़ था, मैंने उसको काटा और जाकर के शहर में उस लकड़ी को बेच दिया। तो शहर में मैंने उस लकड़ी को बेचा तो वहां पे उस इंसान ने क्या किया, उसने उससे कुर्सी बनाई। तो ऑफकोर्स कुर्सी जो थी इसका हम उपयोग करेंगे, वो महंगे दाम पर बिक रही थी। तो सेम यही ब्रिटिश कर रहे थे, हमारे यहाँ से सस्ता सामान ले जा करके कच्चा माल बाहर अपने देश से ले गए, वहां पे मशीनों से सामान बनाया, कपड़ा बनाया, कुछ भी बनाया और वापस ला करके हमारे बाजार में बेच दिया। छठा जो था परिवहन का विकास। हाँ, यहाँ पे मैं अंग्रेजों की थोड़ी तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे देश में उस टाइम पे भले ही अपने फायदे के लिए बट रेल परिवहन का विकास किया, जिसमें उन्होंने क्या क्या बनवाया था, रेल तो बनवा दी थी, जिस डलहौजी के टाइम पे शुरुआत हुई थी, शायद आपको याद होगा ये चीज। उसके बाद उन्होंने सड़क बनवाया, बंदरगाह बनवाए, लेकिन इनका विकास भी उन्होंने अपने हमारे लिए नहीं किया, हमारे भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने रेलवे का विकास, सड़क, बंदरगाह उन्होंने इसलिए बनवाया
ताकि जो कच्चा माल है वो उनके दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी और जल्दी से पहुंच जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि मैंने अपने गांव में गन्ना उगाया है, गन्ने का उत्पादन किया है, तो गन्ना तो होता है, उससे चीनी निकालना होता है। तो अगर मैं उस गन्ने को, अगर वो सड़क मेरे पास बनी नहीं होती या मेरे पास कोई साधन नहीं होता उसको दूसरे शहर में जहाँ पे कि गन्ने से चीनी बनाया जाएगा, तो वो गन्ना कहीं ना कहीं रास्ते में सूख जाता। ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि सड़कें बनवा दी, चिकनी सड़कें बनवा दी, उस पर गाड़ियों से तुरंत ही जैसे ही गन्ना का उत्पादन हुआ तुरंत खेत से काटा, उसको लोड करके दूसरे शहर में, दूसरे जगह पे जहाँ पे कारखाना लगा है चीनी उत्पादन का, वहां उसे पहुंचा दिया। तो इससे फायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिश को। दूसरा फायदा ये हो रहा था बच्चों कि जो भी कपड़ा का या कच्चे माल का था, जहां जरूरत पड़ती थी, ब्रिटिश ने अपनी सुविधा के लिए वहां वहां सड़क का निर्माण किया, रेल का निर्माण करवा दिया, बंदरगाह खुलवा दिए, पोर्ट बनवा दिया, ताकि जो चीजें हैं, जो कच्चा माल या निर्मित सामान है, वो अच्छी जगह से अच्छे जल्दी जल्दी टाइम से पहुंच जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है कि रेल ऐसी ही थी जैसे कोई व्यापारी ट्रक खरीदे ताकि उसका सामान जल्दी मंडी पहुंच जाए। बिल्कुल यही मैंने आपको अभी बताया है कि क्या होगा, अगर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो बहुत जल्दी वो मार्केट तक पहुंच जाएंगी, वैसे हमें खुद से ले जाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। बेरोजगारी की समस्या आई, बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या आई। सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या कहाँ आई बच्चों, जब हमारे मार्केट पे, जब हमारे भारतीय बाजारों में हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बने कपड़ों और अन्य चीजों की जगह पे मशीन से बने कपड़े और उनका बिकना, उनका बेचना किसने शुरू किया, ब्रिटिश सरकार ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि खेती पर बोझ बढ़ गया, क्योंकि जो लोग रोजगार में लगे थे, जो जो टोकरी बना रहे थे, जो कपड़ा बना रहे थे, हाथों से कारखानों में काम कर रहे थे, अब उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो हस्तशिल्प से बने कपड़ों को लोग नहीं खरीद रहे थे। तो उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, खेती पर बोझ बढ़ा। वो कहाँ चले गए, जो लोग हाथ से कपड़े बना रहे थे वो कहाँ काम करने लगे, खेतों में जाकर के काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि खेती पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि नए रोजगार के अवसर बहुत कम थे, बिल्कुल कम थे, क्योंकि हमारे यहाँ खेती के अलावा बहुत ज्यादा कारखाने या उद्योगों का विकास उस टाइम तक नहीं हुआ था। जो भी लोग स्किल थे या कुछ उन्हें कुछ काम आता था करने के लिए, वो सब काम भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। आर्थिक शोषण बिल्कुल बहुत हुआ है, हम उसी के बारे में पूरा चैप्टर ही जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो अंग्रेज भारत से धन निकाल कर ब्रिटेन ले गए, इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है निचोड़ लेना, जितना भी धन हमारे, आपको याद होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो देश था बिल्कुल हर तरीके से परिपूर्ण धन धान्य से भरा हुआ था, राजा महाराजा बहुत अमीर हुए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पे आई, ब्रिटिश का यहाँ आने का सबसे पहला मकसद यही था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारत जो है वो संपदा से भरा हुआ देश है, जहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, संसाधन भरे पड़े हैं, कोयला हो चाहे कुछ भी हो, अन्य संसाधन भरे पड़े हैं, पानी की कमी नहीं है, मिट्टी की कमी नहीं है, जमीन उपजाऊ है, यहाँ पे मसालों का जो कारोबार है बहुत अच्छा चल रहा है, किसान बहुत सारी जमीन पे काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो थी जिन्होंने ब्रिटिश को अट्रैक्ट किया था भारत के लिए, लेकिन उसका नुकसान किसे भरना पड़ा बच्चों, बिल्कुल उसका नुकसान हम सब भारतीयों को उठाना पड़ा, जिसका रीजन यहाँ पे ये भी है कि आर्थिक शोषण हुआ। ऑफकोर्स हुआ, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो ब्रिटिश वाले क्या करते थे, हमारे यहाँ से सस्ते दाम पर ले जा करके बाहर में महंगे दामों पर बेचते थे, सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि जैसे घर का मालिक हर महीने की कमाई बाहर भेज दे और घर के लोग भूखे रहे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर से कोई बाहर कमाने, आपके फादर मदर ब्रदर जो भी बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो जितना भी पैसा, उनकी जो भी सैलरी वेजेस उनको जो भी मिल रहा है, अगर वो अपने पास ही रख ले, आपको खाने के लिए, आपके खर्चे के लिए कुछ ना दे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खराब हालत में रहना शुरू कर देंगे। सेम यही होता था, ब्रिटिश ने भी हमारे साथ यही किया कि जितना भी उन्होंने पैसा प्रॉफिट जो भी कमाया, उन्होंने अपना फायदा देखा और हम गरीब किसानों को, हम लोगों को, नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा हुआ है। तो आई होप जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आया होगा। एक बार आप बुक अगर रीड करेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स के थ्रू या कहीं भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप जितने भी पॉइंट्स है उसको आप एक बार फिर से अच्छे से देख लें। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जो हमारा चैप्टर है आज औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने आज कवर किया, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं जो बेहतर आपको पहले से पता ही होगी और फिर आपने कहीं पढ़ी या सुनी होगी। अगर नहीं भी सुनी होगी तो शायद आपको अब अच्छे से समझ आ रहा होगा।
तो इस पॉइंट्स को आप अपने जब भी आप एग्जाम में नोट्स बनाएं या फिर आप अभी अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और इसे अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने बुक का इस्तेमाल अभी नहीं किया है क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो पढ़ना थोड़ा बोरिंग और आपको शायद समझ भी ना आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू आपको एक पीडीएफ बना के समझाया है ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो यहाँ पे निष्कर्ष से बच्चे इसको कंक्लूजन में कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, पिछड़ी और शोषणकारी बन गई थी। बिल्कुल पिछड़ी इसलिए थी क्योंकि हमारे विकास के लिए अंग्रेजों ने कोई काम नहीं किया था, वो जो भी काम कर रहे थे उसमें उनका अपना खुद का फायदा लाभ उन्होंने देखा। उसके बाद भारत के उद्योग बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए, क्योंकि जो हमारे हस्तशिल्प कला थी, जो हमारे छोटे मोटे रोजगार जो हमारे लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया था और वो हमारे विकास की कोई बात भी नहीं कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो या फिर उसके कुछ सालों बाद तक वो कृषि पर जो निर्भरता थी वो बनी ही रही। और स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली जो चुनौती रही थी वो हमारी सरकार के लिए वो थी गरीबी हटाना, उद्योग लगाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से हम ये भी समझ पाएंगे या फिर हम ये भी जान पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो थी उस समय पे कैसी थी और आज अगर हम 50-70 सालों बाद देखते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति आज कैसी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं हम ये भी चीज़ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर आज की जो टॉपिक है, इस चैप्टर के बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगा बच्चों। टिल देन आप टेक केयर करिए अपना और पढ़ते रहिए अच्छे से। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे कुछ बता भी सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।